हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पादप जल संबंध, कंसेप्ट, अवधारणा, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, जल का महत्व, वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, जल अवशोषण क्रियाविधि। तो सबसे पहले हम लोग पादप जल संबंध की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ प्लांट वाटर रिलेशनशिप करेंगे। तो प्लांट्स या पौधे जो होते हैं उनका अधिकतर भार या मोस्ट ऑफ द जो उनका वेट होता है या भार होता है वो किसकी वजह से होता है? जल के कारण ही होता है। जो पादप कोशिकाएं या प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर जो कोशिका द्रव्य या उसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें 70 से लेके 75% तक, 70 से 75% तक वाटर या जल ही होता है। जो जलीय पौधे होते हैं या हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें प्लांट टिश्यूज या पादप उत्तक जल के अंदर डूबी हुई अवस्था में या सबमर्ज्ड कंडीशन में रहते हैं। तो ऐसी जो कोशिकाएं हैं उनमें जल अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में होता है। कितना होता है? 98% तक, 98% तक जल जो है वो जलीय पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। पादपों में जल से संबंधित बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कार्यकीय क्रियाएं होती हैं जल से रिलेटेड। तो वो कौन कौन सी हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पादप की जो जड़ें हैं वो जल को मृदा से यानी सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और पादप को उपलब्ध करवाती हैं या प्लांट को अवेलेबल करवाती हैं। तो ये एक जल से संबंधित क्रिया है या एक्टिविटी है जो प्लांट या पादप के द्वारा की जाती है। इसके अलावा रसारोहण या असेंट ऑफ सैप। अब जो जल अवशोषित किया गया है इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो कहाँ पर होता है? पत्तियों पर या लीव्स पर। तो जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित किया गया है उसको तने के माध्यम से या स्टेम के माध्यम से उसको पत्तियों तक या लीव्स तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रसारोहण या असेंट ऑफ सैप कहलाती है। तो ये भी जल से संबंधित एक क्रिया है। इसके अलावा तीसरी है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। अब प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं या वायवीय भाग होते हैं वहां से जल का वाष्प के रूप में या वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होना या उड़ना या हम कह सकते हैं इवेपोरेट होना वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो ज़्यादातर जो ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन है ये पौधे की पत्तियों से होता है या लीव से होता है। लीव्स के ऊपर स्टोमाटा या रंध्र बने होते हैं और उन रंध्रों से 90% जो ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो होती है। तो ये तीन ऐसी प्लांट एक्टिविटीज़ हैं या पादप क्रियाएं हैं जो कि जल से संबंधित होती हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग करेंगे जल का महत्व या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। जल का पादपों के लिए, प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं प्लांट्स की, उनमें जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर मेन कंपोनेंट के रूप में वाटर पाया जाता है या मुख्य घटक के रूप में जल उपस्थित होता है।
कोशिका के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो जलीय माध्यम में या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही संपन्न होती हैं, क्योंकि जो जल है ये क्या होता है अभी, विलायक की तरह काम करता है, एक ठीक है, एक माध्यम की तरह काम करता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो जल है वो कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल के रूप में वाटर का यूज किया जाता है। वाटर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार जो जल है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कच्चे माल की तरह या रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। इसके अलावा जल क्या अभी एक सर्वोत्तम विलायक है, ठीक है, या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसके अंदर ज्यादातर जो इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक अणु होते हैं वो घुल जाते हैं या सॉल्युबल होते हैं उसके अंदर, या विलय हो जाते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी घटक या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो जल के अंदर घुलनशील अवस्था में या वाटर के अंदर सॉल्युबल स्टेट के अंदर ही कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिकाओं के अंदर 70 से 75% जल होता है। जंतु कोशिकाओं में भी 60 से 70% तक क्या होता है, जल होता है। तो जल जो है वो कोशिकाओं के अंदर या कोशिकीय जीवों के अंदर मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा हम प्लांट्स की बात करें तो पौधों में जो गैसों का विसरण है, अब पौधे क्या करते हैं, अभी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं रंध्रों के द्वारा या स्टोमाटा के द्वारा। जो लीव्स के ऊपर या पत्तियों के ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, और दो मुख्य गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इन दोनों का आदान प्रदान होता है श्वसन के लिए और प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है, मान लीजिए उसका आदान प्रदान हो गया, पत्ती के ऊतकों तक या टिश्यूज तक वो गैस पहुंच गई, अब वो आगे ऊतकों में कैसे जाएगी, तो डिफ्यूजन के द्वारा या विसरण के द्वारा। और ये विसरण किसके माध्यम से होगा, जलीय माध्यम से, यानी वाटर के बीच में से होती हुई ये CO2 और O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो आगे गति करती है, ठीक है। तो ये भी जल का एक महत्व या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो अपनी रूट्स के द्वारा या जड़ों के द्वारा मृदा या सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं उनका अवशोषण करते हैं। और ये जो अवशोषण या एब्जॉर्प्शन है ये जलीय माध्यम से ही होता है, यानी कि एक्वस जो मीडियम होता है या जल के माध्यम से ही जो खनिज लवण है वो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाते हैं। उसके बाद पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का, अब जो लीव्स हैं वो क्या बनाती हैं, अभी फूड बनाती हैं या खाद्य पदार्थ बनाती हैं। और खाद्य पदार्थ क्या है, वो ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज बनता कहाँ है, पत्तियों में, लेकिन उसकी आवश्यकता तने को भी होती है, जड़ों को भी होती है, तो वहां तक वो खाद्य पदार्थ पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो विभिन्न भागों तक, पौधे के विभिन्न भागों तक, डिफरेंट पार्ट्स तक जो खाद्य पदार्थ हैं या फूड मटेरियल है उसका स्थानांतरण या जो ट्रांसफर है वो जल के माध्यम से ही होता है या वाटर के मीडियम से ही होता है। तो ये भी एक महत्व है जल का। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पादप गतियां, ठीक है, प्लांट मूवमेंट्स जो हैं, पौधे भी गति करते हैं, हालांकि वो एक जगह पर स्थिर होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने अंगों को हिलाते हैं, जिसको पादप गतियां या प्लांट मूवमेंट्स कहते हैं। तो ये पादप गतियां जो हैं ये जल के कारण ही होती हैं या वाटर की वजह से ही होती हैं, ठीक है। इसमें कोशिकाएं क्या होंगी भी, या तो फुली टर्जिड हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, या फिर शलत हो जाएंगी, ठीक है, फ्लैक्सिड हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो ये भी जल का एक महत्व है। इसके अलावा जल क्या करता है भी, पौधों के तापमान को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। अब प्लांट्स जो हैं उनको गर्मी के टाइम पर या समर सीजन में बहुत ही हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, ठीक है, 50 डिग्री या 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। तो इतने टेम्परेचर को सहने की जो क्षमता है वो जल की वजह से ही आती है या वाटर की वजह से ही आती है। तो जल क्या करता है, अभी पादप ऊतकों को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है, ठीक है, उसको कूल रखता है प्लांट ऑर्गन्स को, जिससे वो झुलसते नहीं हैं, ठीक है, उनकी बर्निंग नहीं होती है। तो पौधे के तापमान को सामान्य बनाए रखने का जो कार्य है वो वाटर के द्वारा किया जाता है। तो ये भी एक महत्व है जल का।
उसके बाद हम लोग करेंगे जल अवशोषण की क्रियाविधि या वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जल स्रोत या वाटर सोर्स कौन सा होता है। तो पौधे मृदा से जल का अवशोषण करते हैं और कहीं से भी जल का अवशोषण पौधों के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो सोयल जो है या मृदा जो है वो जल का स्रोत होता है या वाटर का सोर्स होता है मेन। मृदा में जो जल है वो चार अलग अलग रूपों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इन चारों रूपों में से जो केशिका जल है या कैपिलरी वाटर है, केवल इसी वाटर या जल को ही पौधे की जो जड़ें हैं या प्लांट की जो रूट्स हैं वो अवशोषित कर सकती हैं या एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार के वाटर को जो पादप की जड़ें हैं वो अवशोषित नहीं कर पाएंगी। ठीक है, उसके बाद जल अवशोषण अंग, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन्स। पौधों के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है या अंग होता है जो जल को अवशोषित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो हायर प्लांट्स होते हैं या उच्च पादप होते हैं उनमें जल जो है वो मूल रोमों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है, यानी कि जो रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, रूट हेयर जोन होता है एक रूट के अंदर या मूल के अंदर, और वहां पर असंख्य या हजारों की संख्या में रूट हेयर्स, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स या एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं, और उन मूल रोमों के द्वारा ही जल का अवशोषण जो है वो किया जाता है। ठीक है, मूल के मूल रोम क्षेत्र में यानी कि रूट हेयर जोन के अंदर रूट के लाखों की संख्या में, ठीक है, हजारों लाखों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, एक कोशिकीय मूल रोम या यूनिसेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और ये मृदा जल के संपर्क में रहते हैं, यानी कि जो सॉइल वाटर होता है उसके कांटेक्ट में रहते हैं और उस वाटर को या जल को अवशोषित कर लेते हैं। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये एक टिपिकल रूट का या एक आदर्श मूल का या जड़ का लंबवत काट है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडाइनल सेक्शन है। तो इसके अंदर चार स्पष्ट भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे नीचे की तरफ होता है एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसका काम क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ का। लगातार इसकी कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं जिससे जो जड़ है या मूल है ये अपनी लंबाई में वृद्धि करती रहती है। ठीक है, इस एपिकल मेरिस्टेम का सुरक्षित रहना या प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए इसके ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसको रूट कैप कहा जाता है। उसके बाद होता है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन में सेल्स कैसी होती हैं, भी इलोंगेट होती हैं या लंबी सेल्स होती हैं। तो इसमें कोशिकाएं क्या करती हैं, अपना विभाजन का जो कार्य है वो छोड़कर लंबी हो जाती हैं ताकि ये बाद में स्थायी या परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद फिर होता है हेयरी जोन। ठीक है, या मूल रोम क्षेत्र बोल देते हैं इसको। इसमें हजारों लाखों की संख्या में रूट हेयर्स या मूल रोम पाए जाते हैं जो कि एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर होते हैं, और इन्हीं रूट हेयर्स के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण जो है वो किया जाता है। कहाँ से, सॉइल सॉल्यूशन से या मृदा विलयन से। उसके बाद सबसे ऊपर की तरफ होता है मैचुरेशन जोन या परिपक्व क्षेत्र। ये जो मैचुरेशन जोन है ये डाइकोट रूट्स में यानी द्विबीजपत्री मूल में ही पाया जाता है। एक बीजपत्री मूल के अंदर इस मैचुरेशन जोन का पूर्णतया अभाव होता है। उसके बाद मूल रोमों की बात कर लेते हैं, रूट हेयर्स की। तो रूट हेयर्स होते क्या हैं भी, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय होते हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है उसमें पैक्टिन व सेलुलोज पाए जाते हैं। ठीक है, पैक्टिन और सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, ये पैक्टिन और सेलुलोज क्या होते हैं भी, जल स्नेही पदार्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसका मतलब ये जल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इनकी जो कोशिका भित्ति होती है या सेल वॉल होती है जल के लिए पूर्णतः क्या होती है, पारगम्य होती है, यानी वाटर जो है वो कंप्लीटली इनकी सेल वॉल के या कोशिका भित्ति के आर पार जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पैक्टिन और सेलुलोज जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक होते हैं। मूल रोम या रूट हेयर जो है वो जल अवशोषण के लिए मूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर मूल रोम न हो या रूट हेयर्स न हो तब भी जल का अवशोषण होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा के अंदर होगा। ठीक है, तो जल के अवशोषण को बढ़ाने के लिए रूट हेयर्स या मूल रोम जो है वो मूल की पृष्ठीय सतह पर या मूल की सतह के ऊपर या रूट की सरफेस के ऊपर ये रूट हेयर्स उपस्थित होते हैं। इनका काम क्या होता है,
वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, जल अवशोषण को इंक्रीज करने के लिए मूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या तो सतही क्षेत्रफल या हम कह सकते हैं सरफेस एरिया होता है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे जल अवशोषण बढ़ जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे अवशोषण की क्रियाविधि या एब्जॉर्प्शन ऑफ मैकेनिज्म। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है या जल का जो अवशोषण है उसकी दो मेन मैकेनिज्म्स या विधियां होती हैं। एक तो है सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, और दूसरी है निष्क्रिय जल अवशोषण या पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है, जल अवशोषण की प्रक्रिया में या वाटर एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो मूल कोशिकाएं होती हैं या रूट की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं या सक्रिय रूप से उसमें भाग लेती हैं। ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये कब होता है, ये तभी होता है जब मृदा या सॉइल के अंदर जो वाटर या जल है ये पर्याप्त मात्रा में या सफिशिएंट अमाउंट के अंदर उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके संबंध में दो मुख्य वाद या दो मेन इसके बारे में थ्योरीज जो हैं वो प्रस्तुत की गई हैं। पहली है प्रासरणिक वाद या जिसको ऑस्मोटिक थ्योरी भी बोल देते हैं, और दूसरी है अप्रासरणिक वाद या जिसको नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी भी कह देते हैं। सबसे पहले प्रासरणिक वाद या ऑस्मोटिक थ्योरी की हम लोग बात करेंगे। तो रूट हेयर्स या मूल रोमों का जो धानी रस होता है या सेल सैप होता है, यानी जो सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका के अंदर जो रस या सैप होता है, उसमें खनिज लवण, एक तो खनिज लवण होते हैं यानी कि मिनरल्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स, इसके अलावा शर्कराएं यानी कि जो शुगर्स हैं, इसके अलावा कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब धानी रस या सेल सैप की जो कंसंट्रेशन है या सांद्रता है वो बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, इसकी सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या होती है, अधिक होती है मूल रोम के धानी रस की या रूट हेयर के जो सेल सैप है उसकी। इसके विपरीत अगर अपने बात करें जो मृदा विलयन होता है यानी कि जो सॉइल सॉल्यूशन होता है उसकी सांद्रता या कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। ठीक है, इस प्रकार मूल रोम जो है यानी जो रूट हेयर है उसके अंदर जो प्रसरण दाब है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, या हम कह सकते हैं डीपीडी जो है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी बोल देते हैं इसको, वो मृदा विलयन की तुलना में यानी सॉइल सॉल्यूशन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, वैसे अगर अपने बात करें तो मूल रोम में प्रसरण दाब या डीपीडी अधिक होता है, जबकि मृदा विलयन में प्रसरण दाब या डीपीडी कम होता है। ठीक है, और प्रसरण की प्रक्रिया में या ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो जल या वाटर है वो हमेशा कम प्रसरण दाब या डीपीडी से अधिक प्रसरण दाब या डीपीडी की ओर गति करता है। ठीक है, यानी ऐसा विलयन जिसका डीपीडी या प्रसरण दाब कम होगा वहां से वो किस तरफ जाएगा, जिस विलयन का प्रसरण दाब या डीपीडी अधिक है, ठीक है, या ज्यादा है, उस ओर जो जल है वो प्रसरण के अंदर या ऑस्मोसिस के प्रोसेस में गति करता है। ठीक है, तो अब देखो जो जल की गति है वो किस तरफ होगी, तो जल प्रसरण के द्वारा या वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के द्वारा मृदा विलयन से यानी सॉइल का जो सोल्यूशन है उसमें से मूल रोम कोशिकाओं में यानी रूट हेयर की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एंटर कर जाता है, प्रवेश करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रसरण दाब प्रवणता या डीपीडी प्रवणता जो है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट या डीपीडी ग्रेडियंट जो है वो डेवलप हो जाता है। सबसे कम जो प्रसरण दाब है वो किसका होता है अभी, मृदा विलयन का, या सबसे कम डीपीडी किसकी होती है, मृदा विलयन की। उससे ज्यादा किसकी होती है, मूल रोम या रूट हेयर की। उससे ज्यादा वल्कुट कोशिका या कॉर्टेक्स सेल्स की। उसके उससे ज्यादा किसके होते हैं, अंतश्चर्म कोशिका या एंडोडर्मल सेल की। उससे ज्यादा किसकी होती है, परिरंभ कोशिका या पेरिसाइकल सेल की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, जाइलम सेल की। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ग्रेडियंट या प्रवणता बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो जल है वो कम प्रसरण दाब या डीपीडी वाली कोशिकाओं से, ठीक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या डीपीडी कम होता है, उन सेल से अधिक प्रसरण दाब यानी हाई
ऑस्मोटिक प्रेशर या डीपीडी वाली जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं उनकी ओर गति करता हुआ अंत में कहाँ पहुंच जाता है, मूल के जाइलम में पहुंच जाता है। रूट के जाइलम तक वो वाटर जो है वो पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से मृदा जल से, जल कहाँ जाएगा, मूल रोम में जाएगा, मूल रोम से वल्कुट कोशिका में, वल्कुट कोशिका से अंतश्चर्म कोशिका में, अंतश्चर्म कोशिका से परिरंभ कोशिका में, और परिरंभ कोशिका से फिर जाइलम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं अभी। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी ये एक रूट का या मूल का अनुप्रस्थ काट जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देख सकते हो ये है सॉइल सॉल्यूशन या मृदा विलयन जिसके अंदर वाटर या जल जो है वो उपस्थित है, और ये है रूट हेयर या मूल रोम। तो सॉइल सॉल्यूशन से जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, रूट हेयर या मूल रोम के अंदर जाएगा। मूल रोम से कहाँ जाएगा, अभी राइजोडर्मिस की जो सेल है ये वाली, इन सेल्स में जाएगा। यहाँ से कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर वल्कुट कोशिका में जाएगा, और वल्कुट कोशिकाओं से फिर आगे बढ़ता हुआ ये कहाँ पहुँच जाता है, अंतश्चर्म कोशिका यानी कि एंडोडर्मल सेल्स तक पहुँच जाता है। और एंडोडर्मल सेल्स में एक सेल ऐसी होती है, वैसे तो क्या होता है एंडोडर्मल सेल्स की जो रेडियल वॉल होती है वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। ठीक है, सुबेरिन की बनी हुई, लेकिन एक सेल ऐसी होती है जहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होती है, उसको बोलते हैं पैसेज सेल। इस पैसेज सेल से जो वाटर है वह आसानी से कहाँ जा सकता है, अभी पेरिसाइकिल की कोशिकाओं में जा सकता है, परिरंभ कोशिकाओं में जा सकता है, और परिरंभ कोशिकाओं से फिर प्रोटोजाइलम में जाएगा, है ना। प्रोटोजाइलम किसका है, ये रूट का या मूल का प्रोटोजाइलम है, और इस प्रोटोजाइलम से फिर आगे बढ़ता हुआ ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, मेटाजाइलम तक पहुंच जाता है। तो ये है भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वाटर फ्लो या जल के प्रवाह की दिशा। तो इस प्रकार से जल जो है उसका अवशोषण जो है वो किया जाता है। अब एक टर्म आती है मूल दाब या रूट प्रेशर। जब अवशोषित जल मूल के जाइलम में पहुंचता है, जब एब्जॉर्ब वाटर कहाँ पर पहुंच गया है, रूट के जाइलम के अंदर या मूल के जाइलम में पहुंच गया है, तब वहां पर जाकर ये क्या करता है अभी, ठीक है, इस जाइलम के अंदर, इस जाइलम में जाकर ये क्या करता है, एक तरह का दाब विकसित करता है या एक तरह का प्रेशर डेवलप करता है। ठीक है, ये प्रेशर क्या करेगा, वाटर को या जल को जाइलम में कुछ ऊंचाई तक ले जाता है, कुछ हाइट तक जो है ये प्रेशर जो है वो वाटर को जाइलम में कुछ हाइट तक ले जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रेशर को या इस दाब को मूल दाब या रूट प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि रूट प्रेशर क्या है या मूल दाब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद दूसरा है इसमें अप्रासरणिकवाद या नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी। ये वाद किसके द्वारा दिया गया था, थीमन 1951 व क्रैमर 1959 के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ये वाद क्या कहता है, ये कहता है कि जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो अधिक प्रासरण दाब या डीपीडी वाले विलयन से, यानी कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर या डीपीडी वाला जो सोल्यूशन है उससे किस तरफ होता है, कम प्रासरण दाब या डीपीडी वाले विलयन की ओर होता है, यानी कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर या डीपीडी वाला जो सोल्यूशन है उसकी ओर ये जो वाटर है उसकी मूवमेंट होती है या जल की गति होती है। ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या होगा, अभी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कहता है कि एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में यहाँ पर खपत होती है ऊर्जा की, तो ऊर्जा की आवश्यकता जो है उस प्रक्रिया के लिए होगी। ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, अभी जो मूल कोशिकाएं होती हैं या रूट सेल्स होती हैं, जब वो श्वसन या रेस्पिरेशन करती हैं तब ये ऊर्जा या एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। इसकी एविडेंसेस या प्रमाणों की बात कर लेते हैं। तो अगर हम श्वसन को रोकने वाले कारक डाल दें प्लांट रूट्स के अंदर या पादप की जड़ों के अंदर, श्वसन को रोकने वाले या रेस्पिरेशन को इनहिबिट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो डाल दें, तो क्या होगा, भी जल अवशोषण की दर कम कर देते हैं, है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो वाटर एब्जॉर्प्शन है या जल अवशोषण है वो किसके ऊपर निर्भर है, ऊर्जा के ऊपर या एनर्जी के ऊपर निर्भर है। तो पहला एविडेंस तो ये है। दूसरा, विष जो मूल कोशिकाओं की मेटाबॉलिक क्रियाओं को रोक देता है, जल अवशोषण की दर को कम कर देता है। ठीक है, हमने ऐसा टॉक्सिन या विष लिया और उसको रूट के अंदर या मूल के अंदर डाल दिया। ये विष क्या करता है, अभी मूल कोशिकाओं की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं रूट सेल्स के अंदर, उनको इनहिबिट कर देता है या रोक देता है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, अभी देखा गया कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, जल अवशोषण की दर है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, जो रूट सेल्स हैं या मूल कोशिकाएं हैं, अगर वो मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगी यानी श्वसन नहीं करेंगी तो ऊर्जा नहीं बनेगी, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो जल अवशोषण भी नहीं होगा। तो इसलिए जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो कम हो जाती है। इसके अलावा तीसरा एविडेंस है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, एक वृद्धि हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन है जो कोशिकाओं की मेटाबॉलिक क्रियाओं को बढ़ा देता है। ठीक है, जो सेल्स हैं या रूट सेल्स जो होती हैं उनकी मेटाबॉलिज्म
या उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनको इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो देखा गया कि जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसकी दर जो है या रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। तो ये 3 एविडेंस या प्रमाण हैं जो कि इस वाद को प्रमोट करते हैं। उसके बाद दूसरा है अभी निष्क्रिय जल अवशोषण या पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जब जल अवशोषण की प्रक्रिया में मूल कोशिकाएं निष्क्रिय बनी रहती हैं, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन जो रूट सेल्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती, सक्रिय रूप से भाग नहीं लेकर निष्क्रिय या इनएक्टिव बनी रहती हैं। तो इस प्रकार का जो जल अवशोषण है उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ये कब होता है अभी? ये तभी होता है जब सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर जो वाटर या जल है ये पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, यानी जल की कमी होती है मृदा या सॉइल के अंदर, तभी ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन या जल अवशोषण है ये होता है। ठीक है, ये किस कारण से होता है? ये होता है वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च होने के कारण। ठीक है, जो ट्रांसपीरेशन है उसकी रेट अगर बहुत हाई होती है तब इस प्रकार का जो जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन है ये होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, अभी जल का तीव्र वाष्पीकरण होता है, किसमें? ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन के अंदर। तो फास्ट इवेपोरेशन होगा वाटर का, उससे होगा क्या, अभी पर्ण या लीफ का के अंदर जो जाइलम उपस्थित होता है उसमें एक तरह का खिंचाव उत्पन्न हो जाता है या एक तरह का टेंशन जो है वो डेवलप हो जाता है। ये जो खिंचाव या टेंशन है ये पर्ण के जाइलम से शुरू होता है और नीचे की ओर तने के जाइलम से होता हुआ कहां पर पहुंच जाता है? मूल या रूट के जाइलम में पहुंच जाता है। ठीक है, मूल के जाइलम से या रूट का जो जाइलम होता है वहां से ये जो खिंचाव या टेंशन है ये मृदा जल तक पहुंच जाता है, यानी कि सॉइल वाटर तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, इसका परिणाम या इसका रिजल्ट क्या आता है? तो इसके फलस्वरूप जो जल है या वाटर है वो मृदा विलयन से निकलता है, यानी खींचा जाता है सॉइल सॉल्यूशन से या मृदा विलयन से उसको खींचा जाता है। कहाँ डाला जाता है? मूल रोम के अंदर या रूट हेयर के अंदर। रूट हेयर से फिर उसको खींचकर कहाँ लेके आ जाता है? मूल के जाइलम में या रूट के जाइलम में पहुंचाया जाता है। रूट जाइलम से फिर तने के जाइलम के द्वारा उसको खींचा जाता है और फिर पर्ण के जाइलम के द्वारा उसको खींचा जाता है। तो इस प्रकार जो जल है वो मृदा विलयन या सॉइल सॉल्यूशन से चलकर कहाँ पहुंच जाता है? पर्ण के जाइलम तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है या निष्क्रिय जल अवशोषण है वो होता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो लीफ का जो जाइलम है या पर्ण का जो जाइलम है वहां से क्या होगा? जल की कमी हो जाएगी। किस वजह से? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की वजह से। ठीक है, इस उसकी वजह से एक खिंचाव या तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये खिंचाव या तनाव नीचे की ओर बढ़ता है, स्टेम के जाइलम तक पहुंच जाता है। ठीक है, या तने का जाइलम तक पहुंच जाता है। तने के जाइलम से फिर ये कहाँ पहुंचेगा? रूट के जाइलम में पहुंच जाएगा। ठीक है, मूल के जाइलम तक पहुंच जाएगा। फिर ये खिंचाव कहाँ जाएगा? एंडोडर्मिस तक, यानी जो अधश्चर्म कोशिका होती है वहां तक पहुंच जाता है। इसको सक्शन टेंशन बोलते हैं या खिंचाव तनाव इसको कहा जाता है। फिर ये एंडोडर्मिस से कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर वलकुट की कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। फिर ये रूट हेयर तक यानी मूल रोम तक पहुंच जाएगा और फिर ये सॉइल वाटर तक या मृदा जो जल है वहां तक ये पहुंच जाता है। तो होगा क्या, अभी इस टेंशन को या इस तनाव को या इस खिंचाव को कम करने के लिए जल ऊपर की ओर अपने आप ही गति करने लगता है। तो मृदा जल रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर से कॉर्टेक्स या वलकुट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद वलकुट से फिर एंडोडर्मिस में जाएगा, उसके बाद फिर रूट के जाइलम में चला जाएगा, मूल के जाइलम में, फिर स्टेम के जाइलम में चला जाएगा और फिर स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये पैसिव मैकेनिज्म से या निष्क्रिय विधि से जल का अवशोषण होता है। उसके बाद है जल का मार्ग या पाथ ऑफ वाटर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है अभी। तो जल अवशोषण या वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो उसके दो मार्ग हो सकते हैं या दो उसके पाथवे हो सकते हैं। एक तो है एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट की बात करें तो जब अवशोषित जल या एब्जॉर्ब्ड जो वाटर है वो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल व अंतरा कोशिकीय अवकाशों यानी इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होते हैं वहां से होकर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं।
इसमें जो जल है वो कभी भी कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर नहीं करता है या प्रवेश नहीं करता है। तो जल जो है वो कहाँ पे रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, अंतराकोशिकीय अवकाशों में रहेगा, या फिर जो डेड या मृत कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है उसमें रहता है। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में जल कभी भी प्रवेश नहीं करता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को कभी भी जल क्रॉस नहीं करता है एपोप्लास्ट मूवमेंट के अंदर। इसको डायग्राम से भी देखेंगे। सिम्प्लास्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब अवशोषित जल जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है वो प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करके, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली होगी एक और दूसरी प्लाज्मोडेस्माटा है ना, इन दोनों से होकर आगे बढ़ता है, या तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे या मूवमेंट बोलते हैं। तो इसमें जो जल है वो प्लाज्मा झिल्ली को क्रॉस करता है और कहाँ पहुंच जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाता है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर से होकर जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बढ़ता है या मूवमेंट करता है, तो इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। तो दो पाथ जो है वो हो सकते हैं अब्जॉर्ब्ड वाटर के, अवशोषित जल के। इसको डायग्राम से देख लेते हैं अभी। तो ये दो कोशिकाएं हैं भी, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं किसके द्वारा भी, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। अब देखो, अगर जल ये है कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल हो जाएगी इसकी, और ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा इसका। अब देख सकते हो आप, अगर जल सेल वॉल से होकर आगे बढ़ रहा है, कोशिका भित्ति से होकर आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, एपोप्लास्ट बोल रहे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। और अगर जल प्लाज्मा झिल्ली को पार करता हुआ या प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में एंटर करता है तो उसको सिम्प्लास्ट पाथवे कहा जाता है। ठीक है, तो ये पिंक लाइन से जो शो किए हुए हैं इनको सिम्प्लास्ट पाथवे कहा जाता है। ठीक है, तो ये है भी पाथवे या पाथ ऑफ वाटर या जल का पथ। उसके बाद हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण शब्द या इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो उसमें सबसे पहला टर्म आता है मृदा जल या सॉइल वाटर। तो मृदा जल 4 प्रकार का होता है या 4 टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला है क्लेदन जल, जिसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोल देते हैं। दूसरा है केशिका जल या कैपिलरी वाटर भी बोल देते हैं। उसके बाद है गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर भी बोल देते हैं। और उसके बाद है संयुक्त जल या कंबाइंड वाटर भी बोल देते हैं। इन चारों प्रकार के वाटर में से जो पादप की जड़ें हैं या प्लांट की रूट्स हैं वो केवल केशिका जल या कैपिलरी वाटर का ही एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कर सकती हैं। बाकी तीनों प्रकार का जो जल है उसको प्लांट की रूट्स या पादप की जड़ें अवशोषित नहीं कर सकती। उसके बाद एक टर्म आती है क्षेत्रधारिता या फील्ड कैपेसिटी। ये क्या होती है अभी, किसी भी मृदा में कोई भी सॉइल हो सकती है, उसके अंदर गुरुत्वीय जल को छोड़कर, यानी अगर हम ग्रेविटेशनल वाटर को या गुरुत्वीय जल को छोड़ दें तो उसके अलावा जो शेष तीनों प्रकार के जल होते हैं, यानी क्लेदन जल, केशिका जल और संयुक्त जल, इनको कंबाइंडली या संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रधारिका या फील्ड कैपेसिटी इनको कहा जाता है। उसके बाद आती है जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये क्या होती है अभी, मृदा में या सॉइल के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके अगेंस्ट केशिकाओं में रह जाने वाला जो जल होता है या जो कैपिलरीज के अंदर जो वाटर रह जाता है उसकी प्रतिशत मात्रा को या परसेंट अमाउंट को ही क्या बोलते हैं, जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिलरी वाटर है इसकी सॉइल में या मृदा में जो परसेंट अमाउंट होती है या प्रतिशत मात्रा होती है उसको ही जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, जो चिकनी मिट्टी है यानी क्ले सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जो सैंड है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। उसके बाद स्थायी मुरझान बिंदु या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है अभी, तो पादप की स्थायी मुरझान के प्रथम लक्षण के समय, ठीक है, जब होता क्या अभी, अगर मृदा में सॉइल की कमी हो जाए तो पौधे मुरझाना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें विल्टिंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो विल्टिंग आना जब शुरू करती है उस टाइम पर, या हम कह सकते हैं जब प्रथम लक्षण या फर्स्ट जो करैक्टर है वो दिखाई देता है विल्टिंग या मुरझान का, उस समय मृदा के अंदर या सॉइल में जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है या वाटर की जो भी परसेंट अमाउंट होती है उसको स्थायी मुरझान बिंदु या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे सक्रिय व निष्क्रिय जल अवशोषण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो
इन दोनों में क्या अंतर होता है वो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो एक तरफ सक्रिय अवशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, दूसरी तरफ निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन है। तो सबसे पहले सक्रिय अवशोषण की बात करें तो ये जल का प्रवाह, इसमें वाटर का जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, या जल का जो प्रवाह है वो प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है, यानी ग्रेडियंट जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, प्रवणता के विपरीत यानी अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है वो वाटर की मूवमेंट होती है। ठीक है, अर्थात उच्च डीपीडी से यानी हाई डीपीडी से ये किस तरफ होगा, लो डीपीडी की ओर या निम्न डीपीडी की ओर जो वाटर है उसकी गति होगी। जबकि निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें जल का जो प्रवाह है वो प्रवणता के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अर्थात इसके अंदर निम्न डीपीडी से यानी लो डीपीडी से हाई डीपीडी या उच्च डीपीडी की ओर गति जो है वो जल की होती है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है, अभी सक्रिय अवशोषण के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें एटीपी के रूप में जो एनर्जी है उसकी खपत होती है। जबकि निष्क्रिय अवशोषण की बात करें तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई भी एटीपी या एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती, इसमें नहीं लगती है। दूसरा तीसरा उसके बाद तीसरा जो अंतर है वो है इसके कारण जड़ों में मूल दाब उत्पन्न होता है। सक्रिय अवशोषण के कारण ही रूट प्रेशर या मूल दाब जो है वो रूट्स के अंदर डेवलप होता है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण के कारण किसी भी प्रकार का मूल दाब या रूट प्रेशर जो है वो डेवलप नहीं होता है। तो तीसरा डिफरेंस ये है। चौथा डिफरेंस क्या है, सक्रिय अवशोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि श्वसन या रेस्पिरेशन होगा तभी एनर्जी उत्पन्न होगी और तभी वो ऊर्जा जो है वो सक्रिय अवशोषण करवाएगी, तो इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ पर होती है। जबकि निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा नहीं चाहिए तो रेस्पिरेशन भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी डिफरेंस है एक। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, सक्रिय अवशोषण जो है उसके लिए मूल कोशिकाओं का जीवित होना आवश्यक होता है, यानी रूट की जो सेल्स हैं वो लिविंग होनी चाहिए, वो मृत नहीं होनी चाहिए, वो लिविंग होंगी, जीवित होंगी, तभी सक्रिय अवशोषण हो सकता है। जबकि निष्क्रिय अवशोषण में जो मूल की कोशिकाएं हैं अगर वो मृत हैं या डेड हैं तब भी निष्क्रिय अवशोषण हो जाएगा। तो इसका मतलब रूट सेल्स का जीवित होना या लिविंग होना आवश्यक नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है अभी, जो सक्रिय अवशोषण है ये वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर नहीं करता है, ट्रांसपिरेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन कम हो रहा हो ज़्यादा हो रहा हो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो निष्क्रिय अवशोषण है ये पूरी तरह से ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के ऊपर डिपेंडेंट होता है या निर्भर होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन होगा तभी निष्क्रिय अवशोषण होता है, अदरवाइज निष्क्रिय अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि सक्रिय अवशोषण रात्रि के समय होता है, यानी नाइट टाइम में जब सनलाइट नहीं होती, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तब ये सक्रिय अवशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। जबकि निष्क्रिय अवशोषण कब होता है, दिन के समय होता है, जब सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन बहुत तेज या ज़्यादा हो रहा होता है, उस समय पे निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है, पौधों के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सक्रिय अवशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन अगर ना भी हो तो भी पौधे जीवित रह जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन जो निष्क्रिय अवशोषण है ये पौधों का संपूर्ण जल तंत्र इसी पर निर्भर होता है। जितना भी वाटर सिस्टम है प्लांट्स का या पौधों के अंदर जो जल का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा ही होता है। इसलिए निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन पौधों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है, यह खनिज लवणों के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो मिनरल एब्जॉर्प्शन करते हैं प्लांट की रूट्स या पौधों की जड़ें, वो सक्रिय अवशोषण पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण की बात करें तो खनिज लवणों के अवशोषण के लिए ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं अभी एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।